होकर वापस आया था और वापस आते ही मैंने सबसे पहला काम किया, एक जहरीले कनखजूरे को जिंदा निगल लिया। जैसे ही मैं क्लास का दरवाजा धक्का मारकर अंदर घुसा, सबकी नजरें मुझ पर टिक गई। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मेरे कानों में अभी भी उस जहरीले कनखजूरे के मेरे अंदरूनी अंग चबाने की आवाज गूंज रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने ब्लैक बोर्ड पर तारीख देखी, 15 जून 2026, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और पूरी खामोशी में मैं हंस पड़ा। पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? प्रोफेसर ने गुस्से में डांटा। सामने बैठा लिन वेई भी मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं कोई पागल इंसान हूँ। उसे देखते ही पिछली जिंदगी की यादें आंखों के सामने आ गई। यही वो इंसान था जिसने एक ताकतवर आदमी को खुश करने के लिए मुझे खुद अपने हाथों से ज़ॉम्बी के झुंड में धक्का दे दिया था। मुझे अच्छी तरह पता था पूरी दुनिया को निगल जाने वाली बैंगनी धुंध आने में अब 2 घंटे से भी कम समय बचा था और वो काला कनखजूरा अभी भी लैब के अंदर कांच की बोतल में बंद था। बैंगनी धुंध के आते ही वही छोटा सा कनखजूरा एक भयानक राक्षस में बदल जाएगा। 10 साल बाद उसी ने मुझे टुकड़े टुकड़े करके मार डाला था, लेकिन इस बार मैं दोबारा जिंदा होकर लौटा था। तो सबसे पहले मुझे उसी को खत्म करना था। मैंने किसी की तरफ देखा तक नहीं, सीधा क्लास से बाहर भागा जैसे अपनी पिछली जिंदगी के उस खूनी डरावने सपने से निकल रहा हूँ। मैंने फायर एक्स से लैब का दरवाजा तोड़ दिया और उस छोटे से कनखजूरे को ढूंढ लिया जो आगे चलकर राक्षस बनने वाला था। वो अभी भी कांच की बोतल के अंदर आराम से रेंग रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका भविष्य क्या होने वाला है। मैंने बोतल उठाई और बैंगनी धुंध आने से ठीक पहले उस कनखजूरे को जिंदा ही निगल गया। उस जहरीले कनखजूरे को निगलना ऐसा था जैसे किसी ने मेरे गले में तेज चाकू घुसा दिया हो। उसका बदबूदार जहर मेरे पेट को अंदर से जलाने लगा। मैं जमीन पर दर्द से तड़पने लगा। मेरी चमड़ी बार बार फट रही थी और फिर जुड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी हड्डियां दोबारा बन रही हो। उसी समय बाहर से लोगों की दर्द भरी चीखें लगातार सुनाई देने लगी। बैंगनी धुंध आ चुकी थी और उसी के साथ दुनिया का अंत शुरू हो गया। बहुत जल्द सबको पता चलने वाला था कि इस धुंध में अगर कोई भेड़ का मांस खा ले तो खुद भेड़ बन जाता है, अगर बत्तख खा ले तो बत्तख में बदल जाता है। लेकिन जब बाकी लोग जान बचाकर भाग रहे थे, तब तक मैं इस पूरी तबाही की जड़ को ही निगल चुका था। इस बार मैं किसी का शिकार बनने वाला नहीं था। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जमीन से उठ खड़ा हुआ। मेरे कपड़े पूरी तरह फट चुके थे। मेरा मजबूत शरीर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अपने हाथ की तरफ देखा। ऊपर से वो पहले जैसे ही लग रहे थे, उनमें कोई खास ताकत नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही मेरे मन में एक ख्याल आया, टक, मेरी 5 उंगलियों से पल भर में 5 काले हड्डी जैसे नुकीले कांटे बाहर निकल आए। वो किसी तेज तलवार की तरह चमक रहे थे, जिन पर हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। मेरी ताकत जाग चुकी थी। टैलेंट डिजास्टर सिम्बायोट, SSS रैंक। इस ताकत के साथ मुझे जहर का कोई असर नहीं होगा। मेरा शरीर खुद को दोबारा ठीक कर सकता था और मैं अपनी हड्डियों से बेहद मजबूत हथियार बना सकता था। मैं कामयाब हो गया था। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। शरीर के अंदर दौड़ रही उस डरावनी ताकत को महसूस करते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर मेरे मुंह से एक धीमी लेकिन खौफनाक हंसी निकल पड़ी, जिसकी गूंज पूरे खाली कॉलेज में फैल गई। तभी धड़ाम, लैब का दरवाजा अचानक जबरदस्त धमाके के साथ उड़ गया। पूरी लोहे की दरवाजा ऐसे हवा में उछला जैसे वो सिर्फ कागज का टुकड़ा हो। अगले ही पल वो दरवाजा जोर से उड़कर दीवार से टकराया। धूल का गुबार छंटा तो दरवाजे पर एक भयानक आकृति खड़ी थी। वो स्कूल की सिक्योरिटी गार्ड झांग होंग थी, लेकिन अब उसे इंसान कहना भी मुश्किल था। उसकी यूनिफॉर्म फूली हुई मांसपेशियों की वजह से फट चुकी थी। उसकी चमड़ी नीली भूरी हो गई थी, जिस पर काले फोड़े उभर आए थे। उसके सिर का बायां हिस्सा 2 गुना सूज चुका था। एक आंख तो बाहर लटक रही थी और उसके मुंह से पीले हरे रंग की लार टपक रही थी। बैंगनी धुंध की पहली लहर आने पर झांग होंग पहले से ही बहुत गुस्से में थी। इसी वजह से उसने जरूरत से ज्यादा धुंध अंदर खींच ली। नतीजा ये हुआ कि वो सीधे साधारण ज़ॉम्बी बनने के बजाय एक म्यूटेंट में बदल गई। गर्र, उसने किसी जंगली जानवर की तरह दहाड़ लगाई। उसकी धुंधली आंखें सीधे मुझ पर टिक गई। उनमें सिर्फ एक ही चाहत थी, ताजा इंसानी मांस खाने की। मैं हल्का सा मुस्कुराया। बिल्कुल सही समय पर आई हो। मुझे भी अपनी नई ताकत आजमाने के लिए एक अच्छे निशाने की जरूरत थी। झांग होंग जोर से गर्जी और बेकाबू टैंक की तरह मेरी तरफ दौड़ पड़ी। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। अगले ही पल उसने अपनी म्यूटेंट बाजू उठाई। उसका हाथ इंसान की जांग से भी ज्यादा मोटा हो चुका था। वो पूरी ताकत से मेरा सिर कुचलने के लिए मुक्का मारती हुई आई। उसे एक मुक्के में कम से कम 500 किलो की ताकत थी। अगर कोई आम इंसान होता तो उसका सिर तरबूज की तरह फट जाता, लेकिन मैं बस हल्का सा एक तरफ हट गया। मेरी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा में मेरी सिर्फ एक धुंधली परछाई रह गई। धड़ाम, झांग होंग का मुक्का सीधे जमीन पर जा लगा। उसके मुक्के से जमीन पर सीधे बड़े टब जितना गहरा गड्ढा
गड्ढा बन गया। चारों तरफ पत्थर और मलबा उड़ गया, लेकिन तब तक मैं उसके बिल्कुल बगल में पहुंच चुका था। बहुत धीमी हो मैंने ठंडी नजरों से उसे देखा, फिर अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। मेरी उंगलियों से निकले काले हड्डी के कांटे बाहर आ गए। मैंने उन्हें उसकी मोटी गर्दन पर हल्का सा घुमा दिया। छप, ऐसा लगा जैसे गरम चाकू मक्खन को काट रहा हो। जरा सी भी रुकावट नहीं हुई, सिर्फ एक बार, और वो वहीं ढेर हो गई। यही फर्क था एसएसएस रैंक टैलेंट और एक साधारण म्यूटेंट के बीच। मैंने उसकी लाश की तरफ दोबारा देखा भी नहीं। मैं उसके पास गया और हड्डी के कांटों से उसका सीना चीर दिया। उसके बैंगनी काले दिल के पास मुझे चावल के दाने जितना छोटा स्लेटी रंग का एक क्रिस्टल मिला। ये था म्यूटेंट क्रिस्टल। यही इस तबाह दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। इसी से लोग आगे और ताकतवर बन सकते थे। मैंने बिना एक पल गवाए उस क्रिस्टल को मुंह में डाल लिया, बिल्कुल टॉफी की तरह चबाकर निगल गया। अगले ही पल मेरे पेट में एक गर्म लहर दौड़ गई। अभी की लड़ाई में जितनी भी ताकत खर्च हुई थी वो पल भर में वापस आ गई। लेकिन ये अभी भी काफी नहीं था। मैंने सिर उठाकर लैब के बाहर देखा। पूरा कैंपस बैंगनी धुंध से ढक चुका था। हर तरफ लोगों की चीखें गूंज रही थी। मेरी आंखों के सामने पूरा कॉलेज नरक बन चुका था, लेकिन मेरे चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक शिकारी जैसी ठंडी मुस्कान थी। मैंने जमीन पर पड़ी फायर एक्स उठाई, झांग होंग की लाश को पार किया और धीरे धीरे लैब से बाहर निकल गया। बाहर जो कैंपस कभी शांत और जिंदा हुआ करता था अब मौत का मैदान बन चुका था। भागते हुए छात्रों को उनके ही दोस्त पीछे से पकड़कर जिंदा नोच रहे थे और थोड़ी दूर करीब 10-12 छात्रों का एक समूह जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहा था। उसी समय करीब 10-12 छात्रों का एक झुंड बिना दिशा के मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा था। सबके शरीर खून से लथपथ थे, किसी का हाथ घायल था, किसी के कपड़े फट चुके थे। हर चेहरे पर सिर्फ डर साफ दिखाई दे रहा था। सबसे आगे एक लड़का था जिसने बास्केटबॉल की जर्सी पहन रखी थी। उसके हाथ में पोछे का डंडा था। वो रास्ते में आने वाले हर इंसान को धक्का देकर आगे बढ़ रहा था ताकि खुद सबसे पहले बच सके। उन सबके पीछे एक विशाल रेंगने वाला राक्षस उनका पीछा कर रहा था। वो पहले स्कूल की कैंटीन में काम करने वाली आंटी थी, लेकिन अब उसके हाथ पैर उल्टी दिशा में मुड़ चुके थे। वो मकड़ी की तरह जमीन पर रेंग रही थी। उसके पेट पर एक बड़ा सा डरावना मुंह खुला हुआ था जो नुकीले दांतों से भरा था। अचानक उसकी लंबी जीभ भाले की तरह आगे निकली और सबसे पीछे भाग रहे एक मोटे लड़के को लपेट लिया। मोटे लड़के ने पास के पेड़ को कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से आगे भाग रहे बास्केटबॉल वाले लड़के की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उस लड़के ली हाओ ने पीछे मुड़कर सिर्फ एक नजर डाली। वो मदद करने के लिए नहीं रुका, उल्टा और तेज भागने लगा। इतना ही नहीं, उसने अपने पास भाग रही एक लड़की को भी पीछे धक्का दे दिया ताकि राक्षस पहले उसे पकड़ ले। इंसान की असली फितरत चाहे कितनी भी बार देख लो हर बार नई लगती है। मैं सड़क के बीचों बीच दोनों हाथ जेब में डालकर खड़ा था और ठंडी नजरों से ये पूरा तमाशा देख रहा था। कुछ ही सेकंड में वो लोग मेरे पास पहुंच गए। ली हाओ ने मुझे देखा, लेकिन इस अफरा तफरी में उसने मेरा चेहरा तक नहीं देखा। उसके लिए मैं बस एक ऐसा इंसान था जिसे धक्का देकर अपनी जान बचाई जा सकती थी। उसने बिना सोचे समझे अपने हाथ का पोछे का डंडा पूरी ताकत से मेरी तरफ घुमाया। उसका इरादा साफ था, मुझे पीछे खड़े राक्षस के सामने फेंक कर खुद भाग जाना। दफा हो जा, जाकर उस राक्षस का खाना बन। ली हाओ गुस्से से चिल्लाया और पूरी ताकत से पोछे का डंडा मेरी तरफ घुमा दिया, लेकिन डंडा मेरे कंधे से सिर्फ 3 सेंटीमीटर दूर आकर रुक गया। मैंने सिर्फ अपनी एक उंगली आगे बढ़ाई थी और उसी एक उंगली से मैंने उसके पूरे जोर से आए वार को रोक दिया। ली हाओ की आंखें हैरानी से फैल गई। मैंने उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, मैंने पहले ही कहा था मेरे रास्ते में मत आओ, वरना जितना करोगे उतना ज्यादा दर्द होगा। आसपास भाग रहे बाकी छात्र भी ये नजारा देखकर वहीं रुक गए। कुछ पल के लिए तो वो अपने पीछे आ रहे राक्षस को भी भूल गए, लेकिन मैंने ली हाओ की तरफ दोबारा देखा तक नहीं। मेरी नजर उसके पीछे उस राक्षस पर थी जो अभी भी उस मोटे लड़के को खा रहा था। अचानक राक्षस ने भी मेरी तरफ देखा। उसे मेरे अंदर अपने जैसी लेकिन उससे कहीं ज्यादा ताकतवर मौजूदगी महसूस हो गई थी। उसने आधा खाया हुआ शिकार छोड़ दिया। उसके पेट वाला बड़ा मुंह धीमी गुर्राहट करने लगा। पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। खाना तो तुमने खा लिया, अब खाने का दाम भी दे दो, अपना क्रिस्टल मुझे सौंप दो। इतना कहकर मैं अपनी जगह से गायब हो गया। स्विश। भीड़ को बस इतना महसूस हुआ कि उनकी आंखों के सामने कुछ तेजी से गुजरा। अगले ही पल वो खूंखार राक्षस अचानक जोर से तड़प उठा। पता ही नहीं चला कि मैं कब उसकी पीठ पर पहुंच गया। मैंने एक हाथ से उसके बालों को पकड़कर उसका सिर जबरदस्ती ऊपर खींच लिया। अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे दाएं हाथ के हड्डी वाले कांटे तेज ड्रिल की तरह घूमने लगे। अगले ही पल छप वो सीधे उसके सिर में घुस गए और एक ही वार में उसका दिमाग आर पार कर दिया। मेरे हड्डी वाले कांटे राक्षस
राक्षस के सिर को चीरते हुए उसकी ठुड्डी से बाहर निकल गए। अगले ही पल उस विशाल राक्षस की लाश जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ी। चारों तरफ बैंगनी धूल उड़ गई। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। मैंने आराम से उसके सिर के अंदर हाथ डाला और एक हरा क्रिस्टल निकाल लिया। उसे अपने कपड़ों से साफ किया और लाश से नीचे उतर आया। आसपास खड़े सभी छात्र मुझे घूरते रह गए। मेरे शरीर पर खून की एक भी बूंद नहीं थी। उनके चेहरों पर पहले डर था, फिर हैरानी और आखिर में उम्मीद, बिल्कुल वैसे जैसे डूबता हुआ इंसान आखिरी सहारे को पकड़ ले। कुछ ही पल में सब मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गए। जो लोग अभी कुछ देर पहले एक दूसरे को धक्का देकर भाग रहे थे, वही अब मेरी मदद मांगने लगे। तभी सबसे आगेली हाव उठकर मेरी तरफ बढ़ा। मैंने बिना कुछ कहे उसे एक जोरदार लात मारी। धड़ाम, वो कई मीटर दूर जाकर गिरा और वहीं उसकी सांस हमेशा के लिए रुक गई। मैंने उसकी तरफ घृणा से देखा। ज़ॉम्बी वायरस ने हमारे इस सीधे सादे और नेक दोस्त को भी बदल दिया। कितना अफसोस है। मेरी आवाज में जरा भी अफसोस नहीं था। उसी समय टीचिंग बिल्डिंग की तरफ से कई भयानक दहाड़े सुनाई देने लगी। अभी की लड़ाई का शोर सुनकर और भी ज्यादा खूंखार राक्षस इस तरफ आने लगे थे। मैंने भीड़ की तरफ आखिरी बार देखा और बस इतना कहा, तुम सबको गुड लक। इतना कहकर मैं बैंगनी धुंध के अंदर गायब हो गया। मेरे पीछे सिर्फ छात्रों की निराश चीखें और राक्षसों के इंसानी शरीर नोचने की डरावनी आवाजें गूंजती रहीं। लेकिन इन सबका अब मुझ पर जरा भी असर नहीं पड़ता था। मेरे दिल की धड़कन बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि मैं अब ये सोच रहा था कि मेरा अगला शिकार कौन होगा। यही है प्रलय की दुनिया। जो हर किसी पर तरस खाता है वो सबसे पहले मरता है, और जो जरूरत पड़ने पर बेरहम बन जाता है वही आखिर तक जिंदा रहता है। जियांगचेंग यूनिवर्सिटी का लाइफ सुपरमार्केट ईस्ट कैंपस और रिहायशी इलाके के बीच बना हुआ था। आम दिनों में यहाँ हमेशा छात्रों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आज ये जगह एक विशाल कांच के पिंजरे में बदल चुकी थी। अंदर डरे हुए लोग बंद थे और बाहर दर्जनों ज़ॉम्बी लगातार कांच पर हमला कर रहे थे। शटर आधा बंद था। कांच के सामने रैक और मिनरल वाटर की पेटियां लगाकर रास्ता रोक दिया गया था। ज़ॉम्बी बिना रुके कांच पर हाथ मार रहे थे। उनके खून से सने हथेलियों के निशान और चिपचिपा तरल पूरे शीशे पर फैल चुका था। सुपरमार्केट के अंदर का माहौल भी अच्छा नहीं था। हवा भारी हो चुकी थी। चारों तरफ पसीने की बदबू, इंस्टेंट नूडल्स की गंध और हल्की पेशाब की बदबू फैली हुई थी। करीब 50 लोग अंदर किसी तरह छिपे हुए थे। उन सबके बीच एक लड़की सबसे अलग नजर आ रही थी। उसने सफेद रंग की ड्रेस पहन रखी थी, कपड़ों पर धूल लगी थी और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर भी उसकी खूबसूरती छिप नहीं रही थी। वो थी लिन वेई, जियांगचेंग यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की और मेरी पिछली जिंदगी की पहली मोहब्बत। इस वक्त वो एक मेज पर खड़ी थी। उसके हाथ में एक लाउड स्पीकर था। आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसमें एक लीडर जैसा आत्मविश्वास भी था। सब लोग शांत रहो। मैंने अपने मामा से फोन पर बात कर ली है। वो मिलिट्री में बड़े अफसर हैं। सेना बहुत जल्द हमें बचाने आ जाएगी। अभी से सारी चीजों को बराबर बांटना होगा। लड़के दरवाजे की रक्षा करेंगे और लड़कियां सामान को इकट्ठा करके ठीक से जमा करेंगी। अगर किसी ने खाना या सामान छिपाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लिन वेई के आदेश मिलते ही कुछ ताकतवर लड़के उसके चारों तरफ बॉडीगार्ड की तरह खड़े हो गए। अब वो बाकी छात्रों पर हुक्म चलाने लगे। अरे तुम चश्मे वाले, चॉकलेट मत छिपाओ, तुरंत यहाँ लाकर रखो, और तुम पीछे बैठने की जरूरत नहीं, जाओ दरवाजे पर पहरा दो। लिन वेई ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सब लोग उसकी बात मान रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो अच्छी तरह समझती थी, इस तबाह दुनिया में सिर्फ खाना होना काफी नहीं है। अगर जिंदा रहना है तो लोगों पर अपना कंट्रोल भी होना चाहिए, चाहे ये सिर्फ कुछ देर के लिए बना हुआ छोटा सा ग्रुप ही क्यों न हो। जब तक फैसले लेने का हक उसके पास है, तब तक वही यहाँ की रानी है। तभी धड़ाम, सुपरमार्केट के पीछे वाला लोहे का फायर डोर जोर से कांप उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने बाहर से बहुत जबरदस्त टक्कर मारी हो। पूरा दरवाजा और उसका फ्रेम तक हिलने लगा। लिन वेई का चेहरा उड़ गया। क्या हो रहा है? पीछे का दरवाजा तो अच्छी तरह बंद था। वो घबराकर चिल्लाई, जल्दी झांग कियांग, कुछ लोगों को लेकर जाओ और दरवाजा संभालो। ठीक है, सब मेरे साथ चलो। कुछ लड़के दौड़ते हुए पीछे पहुंचे, लेकिन धड़ाम, मोटी लोहे की फायर डोर एक ही लात में टूटकर अंदर आ गिरी। धूल का गुबार पूरे कमरे में फैल गया। उसी धूल के बीच से एक दुबला पतला लड़का हाथ में फायर एक्स लिए धीरे धीरे अंदर आया। उसने फटी हुई सफेद टी शर्ट पहन रखी थी। उसके पूरे शरीर पर बैंगनी रंग के अजीब निशान बने हुए थे और उसकी आंखों से ऐसी ठंडी चमक निकल रही थी कि उसे देखते ही लोगों की रूह कांप जाए। पूरा सुपरमार्केट एकदम शांत हो गया। सबको लगा कि कोई राक्षस अंदर घुस आया है। डर के मारे लोग पीछे हटने लगे, लेकिन जैसे ही लिन वेई ने उसका चेहरा देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। शू जिनचेन, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी यादों में
शू जिनचेन तो हमेशा चुप रहने वाला साधारण सा लड़का था। लिन वेई की यादों में शू जिनचेन एक ऐसा लड़का था जो हमेशा चुपचाप रहता था। गरीब परिवार से था, इसलिए कॉलेज में कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। वो बस कभी कभी चोरी छिपे उसे पसंद भरी नजरों से देख लिया करता था। करीब 1 घंटे पहले तक भी वो क्लास से पागलों की तरह भागा था, लेकिन अब उसके सामने खड़ा शू जिनचेन बिल्कुल अलग इंसान था। उसके पूरे शरीर से खून और मौत की गंध आ रही थी। उसकी आंखों में न प्यार बचा था, न कोई दया और न ही किसी इंसान जैसी भावना। उसके शरीर से निकलने वाला दबाव बाहर घूम रहे ज़ॉम्बी से भी ज्यादा डरावना था। मैंने किसी की तरफ देखा तक नहीं, सीधा हाई कैलोरी खाने वाले सेक्शन में पहुंच गया। अभी की लड़ाइयों में मेरे शरीर की बहुत ज्यादा ताकत खर्च हो चुकी थी। इस वक्त मुझे इतनी भूख लगी थी कि पूरा बैल भी खा सकता था। मैंने एक महंगी इम्पोर्टेड चॉकलेट उठाई, पैकेट फाड़ा और बिना चबाए सीधे निकल गया। फिर एक कैन एनर्जी ड्रिंक उठाई, उसे हाथ से दबाकर फोड़ दिया और पूरा ड्रिंक सीधे मुंह में उड़ेल लिया। ये देखकर लिन वेई के पास खड़ा झांग कियांग आगे बढ़ा। वो उसका सबसे बड़ा चापलूस था और कॉलेज में ताइक्वांडो भी सीखता था। अपनी हीरोइज्म दिखाने के लिए उसने हिम्मत जुटाई और मेरी तरफ बढ़ते हुए बोला, रुको। लेकिन मैं बिना रुके आराम से बीफ जर्की का एक पैकेट खोलकर खाने लगा। तब मैंने उसकी तरफ देखा और मुंह में बीफ जर्की दबाए हुए ही शांत आवाज में पूछा, एक बात बताओ, यहाँ के नियम किसने बनाए हैं? झांग कियांग ने सख्त लहजे में जवाब दिया, अभी हालात सामान्य नहीं है, यहाँ हर किसी को नियम मानने होंगे। तुम जो कर रहे हो वो सबके सामान की चोरी है। तभी लिन वेई भी पूरी तरह संभल गई। वो मुझे ध्यान से देखने लगी। हालांकि उसके मन में अब भी डर था, लेकिन जब उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़े खाने के पैकेट पर पड़ी तो उसके चेहरे का भाव धीरे धीरे बदलने लगा। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो अभी किसी जबरदस्त लड़ाई से निकला है। उसकी हालत देखकर लिन वेई के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया, अगर वो इस पागल को अपनी तरफ कर ले तो उसकी सेफ्टी कई गुना बढ़ जाएगी। वो तुरंत मासूम बनने का नाटक करते हुए नरम आवाज में बोली, सुबह झांग कियांग ने जो भी कहा उसका बुरा मत मानना। बाहर का माहौल बहुत खराब है, ऐसे वक्त में हम सबको साथ रहना होगा। तुम्हारी ताकत भी काफी अच्छी लग रही है। अगर तुम हमारी गार्ड टीम ज्वाइन कर लो तो मैं तुम्हें वाइस कैप्टन बना दूंगी और बाकी लोगों से 2 गुना सामान भी मिलेगा। ये उसकी पुरानी चाल थी। पिछले जन्म में भी उसने इसी तरह मीठी बातें करके ना जाने कितने लोगों को अपने इशारों पर नचाया था। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई, इतनी हंसी कि मेरे कंधे तक हिलने लगे। वाइस कैप्टन और 2 गुना सामान। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। झांग कियांग मुझे रोकने के लिए आगे आया, लेकिन मैंने बस हल्के से हाथ घुमाया। धड़ाम, एक ही थप्पड़ में उसका करीब 180 किलो का भारी शरीर फटे हुए खिलौने की तरह हवा में उड़ गया। वो सीधा जाकर रैक से टकराया। टक्कर इतनी भयानक थी कि उसके आधे चेहरे की हड्डियां चूर चूर हो गई। दर्द से चीखने का मौका भी नहीं मिला और वो वही बेहोश हो गया। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। जो लड़के अभी तक आगे बढ़ने की सोच रहे थे वो भी डर कर तुरंत पीछे हट गए। ये इंसान है भी या नहीं? एक थप्पड़ में ताइक्वांडो क्लब के प्रेसिडेंट को उड़ा दिया। मैं बिना रुके लिन वेई के सामने जाकर खड़ा हो गया। डर के मारे उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो पीछे हटते हटते टेबल पर गिर गई और कांपती हुई बोली, शू जिनचेन, हम क्लासमेट हैं और तुम पहले मुझे पसंद भी करते थे, है ना? मैंने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसकी ठोड़ी पकड़ ली। मेरी उंगलियां लोहे की तरह ठंडी थी। उंगलियों के बीच निकला नुकीला बोन स्पाइक सीधे लिन वेई की गर्दन की नस पर टिक गया। मैं उसकी आंखों में देखते हुए ठंडी आवाज में बोला, पहले वाला शू जिनचेन सच में अंधा था। फिर मैं उसके कान के पास झुका और धीमे से कहा, तुम्हें इस नई दुनिया का एक असली नियम बताता हूँ। इस दुनिया में ताकतवर किसी पर रहम करे तो वो एहसान होता है, लेकिन कमजोर अगर मांगने लगे तो वो अपनी मौत खुद बुलाता है। इतने में धड़ाम, सुपरमार्केट के मेन गेट पर लगी कांच की दीवार जो पहले से ही टूटने वाली थी एक भयानक टक्कर से चकनाचूर हो गई। करीब 3 मीटर लंबा एक विशाल ज़ॉम्बी अंदर घुस आया। उसकी चमड़ी धातु जैसी स्लेटी थी। दोनों हाथ विशाल हड्डियों के हथियार बन चुके थे। उसका मुंह कानों तक फटा हुआ था और नुकीले दांतों में इंसानों के कपड़ों के फटे हुए टुकड़े अभी भी अटके हुए थे। वो अंदर आ गया। राक्षस आ गया। पूरा सुपरमार्केट चीखों से गूंज उठा। सभी लोग जान बचाने के लिए पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागे। भगदड़ मच गई और कई लोग एक दूसरे के नीचे दब गए। लिन वेई डर के मारे रो पड़ी, प्लीज मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, बस मुझे यहाँ से ले चलो। उसे समझ आ चुका था कि इस जगह से जिंदा निकलने की ताकत सिर्फ मेरे पास है। मैंने उसकी कांपती हुई हालत को देखा। मेरी आंखों में जरा भी रहम नहीं था। अगले ही पल मैंने उसका पैर पकड़ लिया और ठीक उसी तरह जैसे पिछले जन्म में उसने मुझे मौत के मुंह में धक्का दिया था, मैंने उसे पूरी ताकत से उस दहाड़ते हुए विशाल ज़ॉम्बी की तरफ फेंक दिया। वो लड़की जो पिछले जन्म में खुद को सबसे ऊपर
समझती थी और जिसने मुझे अंधेरे में धकेल दिया था, अब उसकी बारी आ चुकी थी। अगले ही पल लिन वेई का शरीर दीवार से जा चिपका। उसकी हालत किसी कुचली हुई मक्खी जैसी हो गई थी। उसकी छाती की हड्डियां टूट चुकी थी और हर तरफ खून बिखर गया। मैंने उन 2 सेकंड का पूरा फायदा उठाया जिनमें वो विशाल ज़ॉम्बी लिन वेई पर हमला कर रहा था। मैं बिजली की रफ्तार से उछला। मेरे दोनों पैर सीधे ज़ॉम्बी के कंधों पर टिक गए। अगले ही पल मेरे दोनों हाथों से निकले बोन स्पाइक्स उसकी धुंधली आंखों में पूरी ताकत से घुस गए। ज़ॉम्बी दर्द से दहाड़ा, लेकिन उसकी दहाड़ पूरी होने से पहले ही उसका विशाल शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मैं आराम से नीचे उतरा, उसके सिर से क्रिस्टल कोर निकाला और तुरंत पास रखा ट्रैवल बैग उठा लिया। फिर रैक पर रखी सारी हाई कैलोरी खाने की चीजें जल्दी जल्दी उसमें भर ली। ये सब करने के बाद भी मैंने मरती हुई लिन वेई की तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो शू जिंगचेन जो कभी प्यार में शर्मा कर लाल हो जाता था, वो बहुत पहले मर चुका था। अब सिर्फ एक ऐसा इंसान बचा था जो नरक से लौट कर आया था। मैं सुपरमार्केट से ज्यादा दूर नहीं गया। मेरे शरीर की हर मांसपेशी दर्द से तड़प रही थी। सेंटीपीड के जहर और मेरे शरीर का मिलना अभी पूरा नहीं हुआ था। अब उसे और भी शुद्ध दवा की जरूरत थी ताकि ये ताकत पूरी तरह स्थिर हो सके। इसलिए मैं सीधा जियांगचेंग यूनिवर्सिटी के इकोलॉजिकल बॉटनिकल गार्डन की तरफ बढ़ गया। पिछले जन्म में यही जगह पूरी स्पेशल पुलिस टीम की कब्र बनी थी। वहीं एक पुरानी रहस्यमयी बेल 100 साल पुराने प्राचीन पेड़ के साथ मिलकर एक बेहद ताकतवर फॉरेस्ट गार्डियन बन गई थी। उसकी गोल्डन क्रिस्टल कोर ही मेरे शरीर में उफन रहे खतरनाक जहर को काबू करने की सबसे जरूरी दवा थी। पूरे बॉटनिकल गार्डन का कांच का विशाल गुंबद बैंगनी काली बेलों से ढका हुआ था। दूर से वो किसी सांस लेते हुए विशाल पेट जैसा लग रहा था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, पैरों के नीचे पड़े सूखे पत्ते सड़े हुए मांस की तरह नरम महसूस हुए। सर अचानक जमीन फट गई। अनगिनत बेलें नीचे से निकलकर मेरी तरफ झपट पड़ी। उनके नुकीले सिरे हवा को चीरते हुए सीधे मेरी तरफ आ रहे थे, लेकिन तब तक मेरी पीठ से 4 तेज बोन स्पाइक्स निकल चुके थे। सेंटीपीड के जीन की वजह से मुझे एक अतिरिक्त हथियार मिल चुका था। ठक 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 हमला करने वाली सारी बेलें जमीन पर ही कील की तरह जड़ गई। अगले ही पल उनसे किसी रोते हुए बच्चे जैसी डरावनी चीखें निकलने लगी। मैंने सामने देखा, विशाल बरगद के तने पर एक इंसानी चेहरा उभर आया था। वो बूढ़ा माली अब पूरी तरह पेड़ का हिस्सा बन चुका था। उसकी आंखें लकड़ी में बदल गई थी और कमर के नीचे का पूरा शरीर जड़ों में मिल चुका था। चारों तरफ लटकती हुई हवाई जड़ों पर सूखी हुई लाशें टंगी थी, जैसे उसने उन्हें अपनी ट्रॉफी बनाकर संभाल रखा हो। अचानक पेड़ से भारी आवाज गूंजी, मर जाओ। पूरा बॉटनिकल गार्डन एक साथ जिंदा हो उठा। सैकड़ों मोटी जड़ें जमीन तोड़कर बाहर निकल आई। ऊपर आसमान तक जड़ों का जाल फैल गया, लेकिन सिर्फ ज्यादा संख्या होने से कोई ताकतवर नहीं बन जाता। मैंने दोनों हाथ फैला दिए। पॉइजन डोमेन बैंगनी जहर मेरे शरीर से चारों तरफ विस्फोट की तरह फैल गया। जिस भी जड़ ने उसे छुआ वो पल भर में गलकर कीचड़ बन गई। मैं उसी जहरीली धुंध के बीच बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। मेरे चारों बोन स्पाइक्स किसी मीट ग्राइंडर की तरह हर बेल और शाखा को चीरते चले गए। हरे पत्ते बारिश की तरह चारों तरफ बिखरने लगे। कुछ ही सेकंड में मैं सीधे उस विशाल पेड़ के सामने पहुंच गया। मैंने अपने दाएं हाथ की बोन ब्लेड पूरी ताकत से उसके चेहरे पर चला दी। पेड़ दहाड़ा और मोटी जड़ों की ढाल बनाकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बोन ब्लेड पर न्यूरोटॉक्सिन लगा हुआ था। ढाल कटते ही जहर उसकी जड़ों के अंदर तेजी से फैल गया। वो वहीं जाम हो गया। आखिर पौधों के भी अपने नसों जैसे सिस्टम होते हैं। मैं तने पर चढ़ गया और बोन ब्लेड उसकी भौं के बीच गहरा घूमती। अगले ही पल एक पन्ने जैसी हरी चमकती क्रिस्टल कोर मेरे हाथ में आ गई। जैसे ही मैंने उसे निकाला, पूरा बॉटनिकल गार्डन पल भर में सूख कर बेजान हो गया। मैंने बिना देर किए उस क्रिस्टल कोर को निगल लिया। ठंडी और जबरदस्त जीवन ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। ट्री मॉन्स्टर को हराने के बाद मेरी पीठ पर बने गहरे घाव, जो जबरदस्ती नए बोन स्पाइक्स निकालने की वजह से फट गए थे, अब आंखों के सामने ही तेजी से भरने लगे। फिर मैं ट्री मॉन्स्टर की जड़ों के पास पड़े मलबे को खंगालने लगा। वहीं मुझे स्पेशल पुलिस टीम का छोड़ा हुआ सामान मिला। एक टाइप -95 असॉल्ट राइफल, 3 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड और खून से सना हुआ एक नक्शा। उस नक्शे में लाइब्रेरी की जगह पर एक बड़ा सा खोपड़ी का निशान बना था। उसके बगल में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, यहाँ उनका घोंसला है, पास मत आना, वो अंडे से निकल रहे हैं। मैं समझ गया, मॉन्स्टर्स का नेस्ट मेरी उम्मीद से भी पहले तैयार हो चुका था। मैंने टैक्टिकल बैग पीठ पर लटकाया और लाइब्रेरी की तरफ देखा। मुझे पता था वहाँ और भी कई क्रिस्टल कोर मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं सीधे लाइब्रेरी नहीं गया। मेरे शरीर के अंदर इस वक्त 2 अलग अलग ताकतें टकरा रही थी। एक तरफ सेंटीपीड का जहरीला जहर था, दूसरी तरफ ट्री मॉन्स्टर की जीवन शक्ति। मेरा शरीर कभी बर्फ जैसा ठंडा हो जाता तो अगले ही पल आग की तरह तपने लगता। हड्डियों के अंदर से लगातार टूटने की आवाजें
आ रही थी। अगर मुझे आगे लड़ना था तो पहले सेकंड स्टेज इवोल्यूशन पूरा करना जरूरी था। मैंने पास की एक मल्टीमीडिया क्लासरूम का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। अंदर करीब 20 से ज्यादा छात्र एक कोने में डरे सहमे बैठे थे। मैंने ठंडी आवाज में कहा, सब लोग पीछे जाकर बैठो। अगर किसी ने जरा सी भी आवाज की तो उसे बाहर फेंक दूंगा। मेरी बात सुनते ही सब लोग डर के मारे चुपचाप पीछे खिसक गए। मैं स्टेज पर पालथी मारकर बैठ गया और आंखें बंद करके अपने शरीर की ताकतों को कंट्रोल करने लगा। अचानक धड़ाम, पूरा शरीर अंदर से फटता हुआ महसूस हुआ। उसी वक्त मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, कृपया अपनी इवोल्यूशन दिशा चुनिए। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, मुझे ऐसा शरीर चाहिए जो सब कुछ सह सके, सबसे लड़ सके और हर दुश्मन को कुचल दे। ऑप्शन सी। अगले ही पल मेरी रीढ़ की हड्डी तेजी से बढ़ने लगी। सफेद बोन स्पाइक्स मेरी पीठ की चमड़ी चीरते हुए बाहर निकल आए, बिल्कुल डायनासोर की रीढ़ की तरह। काले रंग का सख्त जैविक कवच मेरी छाती से फैलते हुए दोनों कंधों और जांघों तक पहुंच गया। उस कवच पर बैंगनी रंग की चमकती लकीरें बह रही थी। मेरी उंगलियां लंबी होने लगी, नाखून धातु जैसे नुकीले पंजों में बदल गए और मेरे माथे के दोनों तरफ शैतान जैसे सिंगों की शुरुआती आकृति उभरने लगी। सेकंड स्टेज इवोल्यूशन पूरा हुआ। नई क्लास, स्केलेटन टायरेंट, नई क्षमताएं, बोन आर्मर, पॉइजन मिस्ट ऑरा, ताकत में 300% की बढ़ोतरी। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। मेरे शरीर पर बना बोन आर्मर खट खट की आवाज के साथ अपनी जगह पर लॉक हो गया। उसी वक्त एक ज़ॉम्बी पूरी रफ्तार से मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया। मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला, मैं बस उसे अपने पास आने का इंतजार करता रहा। अगले ही पल उसका भारी मुक्का सीधे मेरी छाती पर पड़ा। टन लोहे के टकराने जैसी तेज आवाज गूंज उठी, लेकिन मेरे बोन आर्मर पर सिर्फ एक हल्का सा निशान